नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ हैं वैभव सिंह, डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं और इनका चैनल डिफेंसिव ऑफेंस आप सभी ने देखा ही होगा। वैभव, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अभिनव जी फॉर इनवाइटिंग मी। वैभव, इस समय अफगानिस्तान क्षेत्र में काफी हलचल मच रही है। अमेरिका विड्रॉ कर रहा है वहां से। फाइनली ऐसा लग रहा है कि फाइनल विड्रॉल होगा। हालांकि अमेरिका हर कुछ साल में बोलता है कि विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन इस बार लग रहा है क्योंकि बाइडेन है तो उनका एक एजेंडा है कि हमको अफगानिस्तान से बाहर निकलना है। इसका जो असर होने वाला है पूरे वाइडर एरिया पे, पूरे आफ पाक रीजन पे, भारत के कश्मीर पे और कुछ हद तक सेंट्रल एशिया पे भी, वो क्या होने वाला है? अच्छा देखिए, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा है, रीजन से विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो हमको ये चीज समझने की जरूरत पड़ेगी। आपने तो सुना होगा, तो हाल ही में खबर आ रही थी कि अभी करीब 4-5 दिन पहले सीआईए के चीफ जो है वो पाकिस्तान भी आए थे और सीक्रेट मीटिंग भी उन्होंने की जनरल बाजवा के साथ, और इमरान खान से एज यूजुअल नहीं मिले बिकॉज ही डजंट हैव एनीथिंग टू ऑफर। उनके पास जो उनको चाहिए वो ऑफर करने के लिए इमरान खान के पास नहीं। तो वो जो मीटिंग थी वो उसी सिलसिले में थी कि हमको बेसिस चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और वो बेसिस मिल जाएंगे। हम सबको पता है बिकॉज पाकिस्तान के पास वो हैसियत नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट इंडिया। वो ना नहीं बोल सकता किसी चीज के ऊपर अमेरिका को, बिकॉज अमेरिका की जो रीच है और जो डिफरेंस है अमेरिका और पाकिस्तान की माइट में, वो मतलब जमीन आसमान का है। अमेरिका का जो होल्ड है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ऐसे दर्जनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अमेरिका का एक छत्र राज है। वहां पे पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्जी के बिना। सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं एफएटीएफ टाइप के जहां पे वो स्ट्रिंग्स पुल कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान वो बेसिस उनको देगा। अगर आपको याद होगा तो जब जनरल कियानी जब आर्मी चीफ हुआ करते थे पाकिस्तान के, तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ करते थे ड्रोन हमलों के खिलाफ पाकिस्तान में। इंडियन मीडिया पे रोज आप देखते थे कि ड्रोन हमलों के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वो उड़ते ही सलाला एयरबेस से थे वो ड्रोन, पाकिस्तान के अंदर से उड़ रहे थे। एंड पीपल यूज टू थिंक कि ये ड्रोन अफगानिस्तान से आते हैं, यूएस एयरफोर्स के। सो ये एक और जनरल कियानी और सीआईए के बीच में या यूएस एस्टैब्लिशमेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ठीक है, आप ड्रोन उड़ाते रहो हमारे यहाँ से, हमले करते रहो हमारे यहाँ से, और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम बिल्कुल पब्लिक कंजम्पशन के लिए हम बोलेंगे कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी सॉवरेंटी पे हमला है। प्राइम मिनिस्टर गिलानी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे उन दिनों में पार्लियामेंट में खड़े होकर के। तो जरदारी से ये जब ये चीज पूछी गई कि आप, एक इंटरव्यूअर ने पूछा और वो उन्होंने सवाल कटवा दिया, और उस इंटरव्यूअर ने इस बात को, जर्नलिस्ट ने बाद में प्रोग्राम में इसको डिस्क्लोज किया जब जरदारी राष्ट्रपति नहीं रहे, उनकी सरकार चली गई और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। तो जरदारी ने जिससे जब उन्होंने पूछा कि सर आप ये ड्रोन हमलों के खिलाफ आप क्यों नहीं करते, आप ऑर्डर क्यों नहीं करते पाकिस्तान आर्मी को कि वो अगर उनके ड्रोन आते हैं तो उनको मार के गिरा दिया जाए। तो जरदारी स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड कि आपको पता है वो ड्रोन है किसके? मार के गिराना इज वेरी इजी, बट किसके आपको ये पता है? तो उन्होंने कहा जी अमेरिकन है। तो क्या हम अमेरिकन ड्रोन्स नहीं गिरा सकते? अमेरिकन आए और ओसामा बिन लादेन को मार के चले गए पूरा ऑपरेशन करके, उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने कभी इंटरवीन नहीं किया उसमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने नहीं गए। तो उनको पता है कि उसकी कॉस्ट क्या है। तो ये जो बेसिस की बात है, वो बेसिस उनको पाकिस्तान में मिल जाएंगे, और वो बेसिस अगर उनको मिल जाएंगे तो वो अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स चली जाएंगी, अमेरिका नहीं जाएगा। और एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे यहाँ पे, और मैं यूजुअली देखता हूँ जर्नलिस्ट इस तरह की बातें बहुत करते हैं कि जो डिफेंस वगैरह की रिपोर्टिंग करते हैं। अच्छा, मैं जियो पॉलिटिक्स का गाई हूँ। मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर मुझे बात करनी होगी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन से बात करनी होगी, तो मैं अभिजीत से बात करूंगा। आई एम नॉट गोना गिव माई पर्सपेक्टिव। मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ, हाँ यार ठीक होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। अगर मुझे इकोनॉमिक्स की बात करनी है तो मैं अभिनव प्रकाश से बात करूंगा। थोड़ी बहुत रेपो रेट क्या होता है और वो क्या होता है, ये तो थोड़ा बहुत तो हर किसी को पता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हो गया और मैं उससे ज्ञान देना शुरू कर दूं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जियो पॉलिटिक्स के ऊपर डिफेंस के लोग बात करने लग जाते हैं, और जो डिफेंस के रिपोर्टर होते हैं उनमें खास तौर पे मैंने ये देखा है, वो इस तरह की थ्योरीज देते हैं कि भाई अमेरिका ने $1 ट्रिलियन खर्च कर दिए इस लड़ाई में, अमेरिका के लिए बहुत महंगी पड़ गई है। और भाई वो $1 ट्रिलियन कहाँ गए?
क्या वो अफगानिस्तान में गए ट्रिलियन, या चाइना गए, रशिया गए? नहीं, वो अमेरिकन इकोनॉमी में ही घूम रहे हैं। जो भी बॉम्ब्स गिराए गए वो अमेरिकन कंपनियों ने बनाए। जो भी इवन च्युइंगम तक जो अमेरिकन सैनिक खाते हैं, दुनिया के किसी भी पार्ट में उनकी डिप्लॉयमेंट हो, वो च्युइंगम तक अमेरिका से आता है। वो अपनी जिस देश में वो होते हैं, जहां जिस देश में उनका बेस होता है, वहां से वो च्युइंगम तक नहीं खरीदते। सो वो पैसा अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर ही घूम रहा है, $1 ट्रिलियन। और दूसरा, उनको एक टेक्नोलॉजी के लिए, टेस्टिंग के लिए ग्राउंड मिला। अफगानिस्तान में बहुत सारे नए वेपन्स, आपने सुना होगा मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को लेकर के बड़ी बातें हो रही थी। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का डिस्कशन ज्यादा हुआ, बट मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स टाइप उन्होंने कितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज उन्होंने टेस्टिंग की, उसकी अफगानिस्तान में टेस्टिंग ग्राउंड मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट गुड तरीके से। सो हमको इन चीजों के ऊपर भी नजरसानी करनी चाहिए। हमको वो देखना चाहिए कि अमेरिका, पहली बात तो वो अफगानिस्तान से जा रहा है, अमेरिकन आर्मी जा रही है, यूएस ट्रूप जा रहा है, अमेरिका नहीं जा रहा है। दूसरा, इस रीजन के ऊपर अमेरिका अपना होल्ड कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको पता हो तो इंडो पैसिफिक में भी जो इंडिया के साथ और क्वाड का जो पूरा कॉपरेशन है वो भी है, चाहे वो साउथ एशिया का सी हो, वाटर्स हो, चाहे वो लैंड हो, और चाहे एयर हो। अमेरिका इज नॉट गोइंग एनीवेयर। वो इस रीजन को छोड़ के नहीं जाएगा, बिकॉज उसको किसी कॉस्ट पता है। 9/11 का जो हमला हुआ था, उनको पता है कि यार ये चीज दोबारा हो सकती है, एंड दिस वाज द ग्राउंड जहां से 9/11 प्लान हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। तो इस लैंड को वो छोड़ के नहीं जाएंगे, और इतना क्रूशियल है बिकॉज पाकिस्तान की टोटल वैल्यू क्या है कि वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसकी, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। वो साउथ एशिया को वेस्ट एशिया से और सेंट्रल एशिया से दोनों से कनेक्ट करता है। सो उस रीजन को छोड़ करके अमेरिका चला जाएगा, आई मीन ये आई एम नॉट समबडी हु इज गोइंग टू बिलीव दैट। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अमेरिका वही रोल निभा रहा है जो ब्रिटेन कभी ब्रिटिश एम्पायर करता था, पाकिस्तान वो कर रहा है जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, और चाइना वो कर रहा है जो कभी रशिया क्या करता था। सो बदल गए हैं, लेकिन गेम, द ग्रेट गेम अभी भी वहीं पे है। दैट इज द सेम। लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है अफगानिस्तान को लेके? इतना तो सबको पता है कि वो वहां पे पपेट रिजीम चाहते हैं, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी बदले हुए थोड़े हालात में, जहां पे उनके लिए पहले जितना आसान नहीं होगा डोमिनेट करना अफगानिस्तान को, तो उनका गेम प्लान क्या है? देखिए, पाकिस्तान का पूरा गेम प्लान जो है वो सर्वाइवल का है, बिकॉज जिस पोजीशन में वो आज की डेट में है, इतना वीक पाकिस्तान कभी भी नहीं रहा। इवन 1971 में जब उनका पार्टीशन भी हुआ, तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना वीक नहीं था, या जियोपॉलिटिकली इतना वीक नहीं था। उसके पास अमेरिकन बैकिंग तब भी थी। पूरा 7th फ्लीट का आपने सुना होगा, तो वो कहानियां जो बताई जाती हैं कि वो आ रही थे उनके हेल्प के लिए, जो कभी पहुंचे नहीं, जस्ट बिकॉज सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन्स वर ऑलरेडी फ्लोटिंग इन द इंडियन ओशन। तो ये हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास अब बहुत सारे ऑप्शंस रह नहीं गए। इकोनॉमिकली बहुत वीक है, स्ट्रेटेजिकली बहुत वीक है, और अपनी उन्हीं पॉलिसीज की वजह से है जो उन्होंने अर्ली 90s में या लेट 90s में जो उन्होंने अपनाई, टू साइड देम ब्लाइंडली विद तालिबान। अच्छा, तालिबान आर नॉट सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तालिबान बहुत ग्रो किए हैं, बहुत उन्होंने, वो कतर, दोहा, टर्की, वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, और पिछले 15-20 साल में वो बहुत इवॉल्व किए हैं। इवॉल्व इन द सेंस कि उनको पता चल गया है कि हम बिना पाकिस्तान के भी कर सकते हैं। एंड अभी रिसेंट की अगर आपने खबर सुनी हो, तो मैंने उसको काफी अप्रिशिएट भी किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने तालिबान के साथ बात करने के लिए शुरुआत की है, और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम तालिबान से बात करेंगे। सो आई एम श्योर कि तालिबान को भी अब ऑप्शंस है तालिबान के पास, तो वो कंट्रोल पाकिस्तान का तालिबान पे रहेगा भी नहीं जो 90s में हुआ करता था। और दूसरी चीज, अमेरिका जा नहीं रहा है, और अमेरिका पास्ट में पाकिस्तान की जो बोलते हैं कि जो पाकिस्तान की जो डबल क्रॉस करने का जो नेचर है, बिट्रेयल का जो नेचर है, वो उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्योंकि पता है ये धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, और ये किस तरह से करते हैं उस आर्ट को भी वो जानते हैं। और जो टेक्नोलॉजी अब अमेरिका के पास है और पाकिस्तान के पास नहीं है, उनके बीच में भी डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया है। पाकिस्तान अब चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, JF-17 थंडर हुए, और जो भी फ्यूचर में भी लेगा, उनके पास ऑप्शन या तो टर्की है या चाइना है। तो वो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स भी उनके पास अब उस स्ट्रेंथ में नहीं रह जाएंगे जो कभी हुआ करते थे, और एक जो ब्लैंक चेकबुक थी वो भी नहीं रह जाएगी। और अगर वो ब्लैंक चेकबुक मिलती है तो वो अनकंडीशनल नहीं होगी पास्ट की तरह, बिकॉज अमेरिका है सिस्टमेटिकली वीक इन पाकिस्तान। उन्होंने 15-20 साल में, लोगों को लगता है कि अमेरिका
जो पाकिस्तान कहता है, मानता जाता है, अमेरिका हैज नेवर लर्न. अमेरिका इज नॉट अ कंट्री विच नेवर लर्न्स. अमेरिका इज अ कंट्री विच ऑलवेज लर्न्स एंड ऑलवेज इम्प्रूव्स. उन्होंने सीखा है. दे आर नॉट लाउड माउथ लाइक अस. वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज को वो अमल में लेके आते हैं. तो आई डोंट थिंक पर्सनली कि अगर तालिबान, अमेरिका चला भी जाता है तो पाकिस्तान का वो होल्ड होगा, वो ग्रिप होगा तालिबान के ऊपर. और दूसरा, इंडिया ने जो इनरोड्स क्रिएट किए हैं अफगानिस्तान के अंदर वो बहुत बड़े हैं. मतलब ठीक है, इन्वेस्टमेंट कोई ज्यादा नहीं है. 2-3 बिलियन डॉलर अगर आपने 20 साल में लगाया तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है. पर ईयर अगर आप एवरेज निकालेंगे तो कुछ भी नहीं है. बट और कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने इतना पैसा लगाया, हमको ये भी देखना पड़ेगा. और अफगान गवर्नमेंट जो है, जो एनडीएस है, वहां की जो एजेंसीज है, उनको पता है कि इंडिया हमको जो दे सकता है वो पाकिस्तान से कभी नहीं मिलेगा. तालिबान को भी पता है कि जो हेल्प इंडिया दे सकता है वो हमें पाकिस्तान से कभी नहीं मिलेगी. पाकिस्तान के पास लेवरेज ये है कि तालिबान, अफगान तालिबान जो मेजोरिटी लीडरशिप है, उनकी फैमिलीज कराची, क्वेटा, पेशावर, इन शहरों में रहते हैं. तो उनका बस एक यही लेवरेज रह गया और कोई लेवरेज खास रह भी नहीं गया उनको. लेकिन पाकिस्तान, जैसे आपने बोला कि भरोसा नहीं किया जा सकता, दे आर ऑल्सो वेरी शार्प इन प्लेइंग सच गेम्स. इन फैक्ट आई थिंक Pakistani ruling class is much more sharper than the Indian ruling class when it comes to military and strategic games. At least they have some. Even middle class, even Pakistani middle class is very shrewd. I think that's the nature of the reason. When you have been invaded for so long, you are on the invasion route, then you have to play. You have to learn the game of survival. लेकिन यहाँ पे भारत की बात करते हैं. आपने भारत को थोड़ा टच किया कि उसका वो क्या कर सकता है अफगानिस्तान में. लेकिन इसका, इस तरह के विड्रॉल का, मान तालिबान और स्ट्रांग होता है या तालिबान के साथ कोई डील होती है अफगानिस्तान में, उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा? और खासतौर पे कश्मीर के रीजन पे, क्या पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेगा कश्मीर में? फिर नहीं, कश्मीर चैप्टर क्लोज हो चुका है. अगर आपने, मुझे नहीं पता, आजाद सैयद एक बहुत रिनाउंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, और उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम पे, तो खैर ये चीज आप बोल ही नहीं सकते, उन्होंने एक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे उन्होंने ये बात का उन्होंने इंकशाफ किया था. उन्होंने इस चीज को एक्सपोज किया. उन्होंने बताया कि भाई, उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है इस बात के कि इंडियन एजेंसीज ने जब मतलब इंडियन एनएसए की उन्होंने बात की कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जनरल बाजवा को कॉन्फिडेंस में लिया था 370 और 35 हटाने से पहले. एंड ही सेड आई हैव द प्रूफ ऑफ इट. एंड जनरल बाजवा ने गो अहेड दिया था. जनरल बाजवा ने कहा था कि हाँ, आप हटा लीजिए, we'll make some noise for the public consumption, but we won't do anything about it. और देखिए, हुआ भी वैसा ही. 370 भी हटा, 35A भी हटा. वहां पे स्टार्टिंग में कर्फ्यू लगा, फिर बाद में वो लॉकडाउन हटाया गया. सब कुछ हुआ. एंड मतलब nobody moved in पाकिस्तान आर्मी. कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई प्लेन्स नहीं आए, कोई, मतलब जो भी हुआ, अगर आप डिप्लोमेटिकली भी देखें तो पाकिस्तान ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया. वो इससे बहुत कुछ कर सकता था डिप्लोमेटिकली भी, बट उन्होंने किया नहीं, डेलिबरेटली नहीं किया. तो पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है, जो वहां की एस्टेब्लिशमेंट है वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुकी है कि हम उस पोजीशन में अब नहीं रहे. इंडियन इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बीच का जो डिफरेंस है, यू आर इकोनॉमिक्स गाय, आपको पता होगी वो गैप कितना बड़ा हो चुका है. आई मीन, वी आर समवेयर अराउंड $3 trillion एंड दे आर मूविंग अराउंड हम 200, 300, 400 बिलियन डॉलर्स, गॉड नोज व्हाट. 10 गुने का अंतर हो गया है. जब इंडिपेंडेंस मिली तो दैट वाज द रीजन विच वाज जहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल बेस था, जहां पे सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड था, जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल थे. वहां पे ब्रिटिशर्स ने बहुत इन्वेस्ट किया था, अमेरिकन बैकिंग थी, और बहुत सारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे उस समय भी, क्वीन विक्टोरिया के किचन से लेकर के हर जगह देवर पाकिस्तानी ऑल अराउंड. तो बट आज की डेट में अगर आप देखें तो वो बिल्कुल रिवर्स हो चुका है. नाउ अब पाकिस्तान के पास वो लेवरेज भी नहीं है, वो और वो इकोनॉमिक का जो इतना डिफरेंस है, तो पाकिस्तान हैज रियलाइज, एस्टैब्लिशमेंट है ये समझ गई है कि इंडिया से लड़ तो हम सकते नहीं है. वी कैन मेक सम न्यूसेंस कि ठीक है, हुआ खालिस्तानियों को कर दिया, कश्मीर में कुछ करा दिया, कहीं फॉर कंजम्पशन ऑफ की पीपल की, यार हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं. बिकॉज आप बी वेरी श्योर ऑफ द फैक्ट कि जब भी इंडिया में टेररिस्ट अटैक होते हैं, वो उनकी मीडिया का कहती है डज नॉट मैटर. द पीपल इन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, दे अप्रिशिएट इट, दिस एंड दे बोस्ट अबाउट इट. जैसे कि देखा कैसा घुस के मारा इनको. एंड
चौधरी फवाद हुसैन जो मिनिस्टर है इमरान खान की कैबिनेट में टेक्नोलॉजी के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि हमने पुलवामा में घुस के मारा, दिस स्टेटमेंट वाज प्लेड इन इंडियन मीडिया आल्सो. सो फवाद चौधरी वाज एक्चुअली सेइंग जो वहां पे आम लोग सड़कों पे बात करते हैं, जिसको अप्रिशिएट करते हैं. हाफिज सईद को वो हीरो क्यों मानते हैं? हाफिज सईद ने कौन सी जंग लड़ी है इंडिया के खिलाफ? कौन सा उसको तमगाए बसालत या इस तरह के जो तमगे मिलते हैं फौजियों को, वो तो उसको नहीं मिले. फिर भी हाफिज सईद को हीरो मानती है ना वहां के लोग. उसको सुनने के लिए 2-2 लाख 3-3 लाख की भीड़ आती है. कहां से आती है, क्यों आती है? बिकॉज दे अप्रिशिएट इट, दे प्रेज इट कि यार हमने किया है. तो पाकिस्तान को पता है कि हम इस तरह से थोड़ा बहुत करके या आईडब्ल्यू में हम कुछ कर लेंगे, बट बियॉन्ड दैट दिस इज नॉट द टाइम टू फाइट विद इंडिया. तो और वो तो इस चीज के लिए भी तैयार थे कि आप पाकिस्तानी कश्मीर को एक्सेप्ट कर लो, हम इंडियन कश्मीर को एक्सेप्ट कर लेते हैं. मतलब which has traditionally always been the stance of Indian governments. Indian establishment हमेशा ये कहती थी यार तुम्हारे पास जो है तुम रखो, हमारे पास. एंड जो जनरल परवेज मुशर्रफ का और जो गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का जो पीस अकॉर्ड होना था आगरा में, which thankfully was sabotaged by late श्री स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी. तो वो क्या था, क्या अंडरस्टैंडिंग थी? वो यही तो थी कि हम बॉर्डर, कश्मीर के बीच के बॉर्डर्स खोल देंगे, उधर के लोग इधर आ सकते हैं, इधर के लोग उधर जा सकते हैं, एंड यू विल कंट्रोल योर टेरिटरी एंड वी विल कंट्रोल आवर टेरिटरी. यही तो सोल्यूशन था ना. तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आपने कान सीधा नहीं पकड़ा, आपने कान घुमा कर पकड़ ली कि तुम इंडियन कश्मीर को एक्सेप्ट कर लोगे, हम पाकिस्तानी कश्मीर को एक्सेप्ट कर लेंगे. तो ये अंडरस्टैंडिंग अभी भी वहां पे पाकिस्तान आर्मी में अब बहुत ज्यादा हो गई है, बिकॉज मुशर्रफ के टाइम पे भी वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ थी, काफी सारा पैसा आ रहा था, उनके पास अमेरिकन सपोर्ट भी थी. और आज की डेट में उनके पास अमेरिकन सपोर्ट है ना, उनके पास इकोनॉमिक कोई ग्रोथ का कोई एस्पेक्ट है, ना ही उनके पास कोई ग्लोबल सपोर्ट है. चाइना को छोड़ करके, चाइना, टर्की, मलेशिया, दीज आर बास्केट केसेस एंड दे डोंट होल्ड एनी ग्लोबल रेपुटेशन. मलेशिया का क्या ग्लोबल होल्ड है, जरा मुझे कोई बताए, या टर्की है? पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की खाता है, टर्की अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की खाता है, दैट्स इट. ठीक है. वो बकलावा कहते हैं, वो जो स्वीट होती है वहां टर्की की, वो बकलावा बेच के और इस्तांबुल में टूरिज्म के थ्रू आप कितना पैसा कमा लोगे? एंड यू हैव योर ओन प्रॉब्लम्स टू डील विद. यू हैव कर्ड्स, ठीक है, कुर्द, वहां जो कुर्द है वो एक आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अगर सपोज कीजिए मैं कहता हूँ कि इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है ये आप सपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान को, हम भी कुर्दों को सपोर्ट करेंगे. आप पाकिस्तान को जितना भी दे सकते हो, जो भी दे सकते हो, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज इंडिया दे सकता है कुर्दों को. सो दे नो द कॉस्ट, इसलिए वो ओरल सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का. अपार्ट फ्रॉम दैट टर्की कितना सपोर्ट कर पाता है, या मलेशिया कितना सपोर्ट कर पाता है? एक पाम ऑयल की परचेज हम बंद कर देते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं. सो ये आपकी इकोनॉमी के हाल है. तो यू मस्ट ऑलवेज फाइट विद पीपल जो आपके लेवल के हो. दोस्ती और दुश्मनी हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए, ये बड़े बुजुर्ग कहते थे. अमेरिका, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये, उसने दोस्ती और दुश्मनी दोनों हमेशा अपने से 10 गुना बड़े लोगों से की है. वो नया ही स्ट्रेटेजिक कल्चर है इसका. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द गोरिल्ला ऑन द बोट, चाइना. चाइना का क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेके जब अमेरिकन ट्रुप्स वहां से विड्रॉ करेंगी? चाइना का क्या गेम प्लान है सेंट्रल एशिया को लेके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दुनिया का ये. देखिए, चाइना के लिए सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिकॉज वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाइना इज आइंग ऑन देम. वो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो दे आर, द वैल्यू इज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. वो कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है? I am not the guy who can give you the accurate calculation on that. तो चाइना को तो डेफिनेटली वो चाहिए. अफगानिस्तान में पीस चाइना को भी सपोर्ट करती है. चाइना के भी फायदे की चीज है, बिकॉज आप जो ट्रेड रूट ढूंढ रहे हो वो आप एक ऐसे टेरिटरी से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जहां पे इतनी ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो और बिल्कुल नो मैंस लैंड हो. और अफगानिस्तान में तालिबान ने 100% अफगानिस्तान कभी भी कंट्रोल नहीं किया. लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट. तो वहां पे उज़्बेक है, वहां पे अदर ग्रुप्स हैं,
वो दे होल्ड अ लार्ज शेयर ऑफ टेरिटरी, और वो टेरिटरी उनको पता है। जब आप अहमद शाह मसूद को मार करके आप वो टेरिटरी नहीं ले पाए, सो नाउ जो ये उज्बेक है, जैसे कि अपना द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अमरुल्ला साले, ही इज द फॉर्मर चीफ ऑफ एनडीएस, वो एनडीएस के पहले चीफ थे। और एंड यू जस्ट रीड अबाउट हिज लाइफ, he has grown up with working with Amrullah Saleh, sorry, this Ahmad Shah Massoud. वो अहमद शाह मसूद के लिए सप्लाईज देखते थे यूरोप में जब वो जिंदा थे अर्ली 90s में, एज अ स्टूडेंट फ्रॉम जर्मनी। तो आप सोचो कि वो बंदा वहां पे बैठा हुआ है जिसने एनडीएस भी चलाई है, जिसने अहमद शाह मसूद के साथ काम भी किया, उसके साथ पला बढ़ा भी है अपनी कॉलेज डेज के टाइम से, और उसको पढ़ने के लिए वहां पे अहमद शाह मसूद ने अपने खर्चे पे भेजा था। ठीक, सो वो लोग जो है उनके रहते हुए आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। एंड तालिबान को ये बात समझ में आई। देखिए, वॉर सिर्फ अमेरिका के लिए एग्जॉस्टिंग नहीं है, तालिबान के लिए भी है। तालिबान बहुत वॉरियर्स हैं, बहुत बड़े गुरिल्ला वॉरफेयर करने वाले हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कब तक कर लोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कभी तो एग्जॉस्ट होगे ना। अमेरिका कैन अफोर्ड इट, उनके पास पैसे हैं, वो अफोर्ड कर लेंगे। दिस इज अ मिथ कि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बेसिस ले ली ना उन्होंने पाकिस्तान में, वो कर लेंगे, दे विल फाइंड अ वे। आप क्या करोगे? सो तालिबान को भी पाकिस्तान को और चाइना को सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये जो सीपेक है और जो पूरा ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये बिना अफगानिस्तान में पीस के ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। बिकॉज अगर आप अमेरिका के खिलाफ न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हो, तो अमेरिका भी आपके खिलाफ, आपके ट्रेड रूट से खिलाफ। ऐसा थोड़ी कि आप गैस पाइपलाइन उड़ा दोगे, आप इंडियन जो वर्कर्स हैं रोड बनाने गए इंजीनियर्स, आप उनको गोली मार सकते हो। तो भाई देयर आर फ्रेगमेंट्स। अफगान तालिबान तोड़ के टीटीपी बना लिया ना, ठीक है, पैसे ही लगते हैं ना, क्या लगता है? आप जितना दे पाते हो उसका वो 1.5 गुना 2 गुना दे देंगे, हो जाएगा। एक नया अफगान तालिबान में से टीटीपी जैसे बना, वैसे एक और फ्रेगमेंट बन जाएगा। वो टीटीपी को यूज कर लेंगे, उज्बेक्स को कर लेंगे, चेचन्स को कर लेंगे, वो किसी को भी यूज कर लेंगे आपके खिलाफ। आपके और ऐसे इनसिक्योर रूट पे ट्रेड, यू नो बेटर देन मी अभिनव, आप मुझे बताइए कि जहां पे इस तरह का माहौल हो, क्या वहां से कोई ट्रेड रूट, इंटरनेशनल ट्रेड रूट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो अफगान और अमेरिका विल सिट देयर एंड दे विल वॉच। इनफैक्ट वैभव, लेट मी इंटरप्ट यू, वो जो पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था पश्तून एरियाज में, जरबे अजब और समथिंग, वो क्या चाइना की बिहेस्ट पे किया गया था? बिल्कुल। जरबे अज़्ब जो था, जरबे अज़्ब हो या राहे रास्त हो, दोनों ऑपरेशंस की का पर्पस यही था कि चाइनीज सेड कि यार हमको ये रीजन क्लीन चाहिए, हमको पख्तून एरियाज जो है, बिकॉज पख्तून एरियाज से ही होकर के वो खैबर पास होकर के ही आप अफगानिस्तान जाओगे और कोई रूट नहीं है। तो अगर हमको इसे कनेक्ट करना है तो आप इसको क्लीन करो। तो जो टीटीपी, वो ऑपरेशन टीटीपी के खिलाफ था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ, वो अफगान तालिबान के खिलाफ नहीं था। तो जैसे अफगान तालिबान लड़ सकते हैं 40 साल, तो 40 साल टीटीपी वाले भी तो लड़ सकते हैं ना। ठीक है, फाइटर्स की कमी थोड़ी है वहां पे लड़ने वाले। वॉर हैज बीन इकोनॉमी फॉर अफगान्स फॉर पास्ट 1000 years। वो उनकी पिछले 500 साल 1000 साल से उनकी वो इकोनॉमी है, वॉर के सिवा उनकी कोई इकोनॉमी नहीं है दूसरी। सो वो लड़ेंगे, बट आप ये देखो ना कि जैसे आप कर सकते हो वैसे सामने वाला भी कर सकता है। इंडियन एजेंसीज के पास पैसे की कमी है, हमारे सीआईए के पास पैसे की कमी है। चाइना और पाकिस्तान मिलकर जितना पैसा पंप इन कर सकते हैं, इंडिया और अमेरिका मिलकर उससे 10 गुना ज्यादा पैसा पंप इन कर सकते हैं। एंड इंडिया हैज ऑलवेज बीन देयर इन अफगानिस्तान, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इवन जब वहां तालिबान गवर्नमेंट थी, तो जो उज्बेक्स थे उनके साथ इंडिया के जो रिलेशंस थे वो हमेशा से अच्छे थे, और क्लोज कोऑपरेशन इंडियन एजेंसीज का हमेशा से रहा है। इसलिए पाकिस्तान में भी आप देखें, जो भी ये डिफेंस एनालिस्ट है, वो सारे के सारे उज्बेक्स को क्यों गाली देते हैं? वो इसलिए देते हैं बिकॉज एंड दे अंडरस्टैंड पख्तून्स। तो और पख्तूनों को तोड़ा है, ऐसा नहीं कि तोड़ के दिखाया नहीं है, टीटीपी बनाई है। सो प्रेसिडेंट भी है कि किया जा सकता है, पॉसिबल है। आप कह रहे इंडिया ने किया था वो काम? आई डोंट नो किसने किया था, बट प्रेसिडेंस है कि किया जा सकता है। लेकिन वैभव,
हमने ग्रेट गेम की बात की सेंट्रल एशिया में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ग्रेट गेम अभी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये जो भारत का ये जो क्वाड को ज्वाइन करना है फाइनली, ये जो एक डिलूजन था भारत में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, हाँ, वो जो एक पता नहीं क्या नॉन अलाइनमेंट 2.0 3.0 करते रहते हैं, उससे लगता है भारत बाहर निकल रहा है उस मूर्खता से और अमेरिका के साथ एक अलायंस में आ रहा है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो चाइना पे अंकुश लगाने में कुछ काम आएगा? क्या वो ये जो पूरा सीपेक का जो रूट है या अफगानिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है उससे उसका कुछ असर पड़ सकता है उस ग्रुपिंग से? देखिए, ये ग्रुपिंग मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट इंस्टीट्यूशन मेड इन पास्ट 20 years। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि पिछले 20 साल में जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं, ब्रिक्स भी है, बट ठीक है, ब्रिक्स के बारे में आप ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं मुझसे। मैं ये कहता हूँ कि ब्रिक्स ए मोर ऑफ ए इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इट इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। क्वाड इज प्योरली स्ट्रेटेजिक। क्वाड का काम है नॉट टू स्टॉप चाइना बट टू कीप अ चेक ऑन चाइना। आप किसी कंट्री को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते, ट्रेड रूट्स बनाने से नहीं रोक सकते, ये आप कर ही नहीं सकते आप, बट यू कैन ऑलवेज कीप अ चेक। आप उस पर चेक रख सकते हो कि ये इसके जरिए और क्या कर रहे हैं, हम इनको स्टॉप कैसे कर सकते हैं फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन्स, हम इनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने चाइना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना। रिसेंटली आप देखिए, खालिस्तान का पूरा जो सपोर्ट है वो चाइना से जा रहा है। खालिस्तानियों को जितने पैसे जा रहे हैं सारे चाइना से जा रहे हैं। ओके। लंदन में जो शामिका रवि को निकाला गया, उसके पीछे कौन था? चाइनीज थे। तो आपकी राहों में जितने रोड़े हैं, अगर आपको याद हो तो गलवान में जो हुआ था, उसके बाद 6 फॉर जस्टिस का जो प्रेसिडेंट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने चाइना को लेटर लिखा था। उसने चाइना को लेटर लिखा और उनको मतलब ही सिंपैथाइज्ड विद द चाइना एंड दे सेड कि चाइना के खिलाफ इंडिया ने जो एग्रेशन किया है, हम उसमें चाइना के साथ हैं, और इंडियन जो गवर्नमेंट है, दिस इज अ बार्बरिक रिजीम, दिस एंड दैट। ठीक है। सो व्हाट वाज दैट? इट वाज जस्ट टू, चाइना आपके सामने जिस तरह से रोड़े अटकाता है उस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो द क्वाड है बेसिकली, दिस इज टू क्रिएट प्रॉब्लम्स in the way China is moving ahead, because दो चीजें हैं, आप ग्रो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में इंडिया भी ग्रो कर रहा है एंड अमेरिका इज हेल्पिंग आउट इंडिया इन ग्रोइंग। दुनिया में कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है, ब्राजील को रोकने के लिए अमेरिका को क्या दिक्कत है? अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि हमें ब्राजील को रोकना है, ब्राजील ग्रो कर रहा है। चाइना जो तरीका अपनाता है ग्रोथ का, वो जिस तरह से यूज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपनी जियो स्ट्रेटेजिक एम्स को और एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अमेरिका को या इंडिया को उससे प्रॉब्लम है। आप एक करप्ट रिजीम चूज करते हो, उसमें आप पैसे पंप इन करते हो, मन चाहे एग्रीमेंट्स करवाते हो जो कि अनवाइबल है। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी बता देगा कि ये अनवाइबल प्रोजेक्ट है, बट वो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है। क्यों? क्योंकि करप्शन, ह्यूज करप्शन इन्वॉल्व होती है उसमें और बिलियन से पैसे होते हैं, वो साइन कर लेते हैं। देन आप ये कहते हो कि अब सही 100 साल के लिए बेस हमारा है, हम उसको जैसे चाहेंगे। दिस इज ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। श्रीलंका के अंदर आपने एक ऑटोनोमस रीजन बना लिया अपना। पाकिस्तान के अंदर ग्वादर के अंदर आपने कह दिया कि अब जो बलोच है उनको आने के लिए भी परमिट की जरूरत है। ठीक है। दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ अपार्थाइड रिजीम, जहां पे जो इंडिजिनस वहां की पॉपुलेशन है उसको एक सर्टेन एरिया के बाद जाने के लिए उसको पास चाहिए। ठीक है। सो आई मीन साउथ अफ्रीका के बाद इस तरह का आपने कहाँ देखा है दुनिया में, बट वहां हो रहा है। तो ये जो तरीके हैं जो वो यूज करते हैं, वहां पे नेवी के शिप्स आप डॉक करोगे ग्वादर में, हम्बन तोटा पे आप नेवी के शिप्स और सबमरीन्स आप डॉक करोगे। सो जो अमेरिका करता है, तो अमेरिका कतर के साथ एग्रीमेंट करता है, भाई हमें दोहा में एक बेस चाहिए। ठीक है। हमें सेंट्रल एशिया में एक कंट्री के यहाँ वो जाएगा, उससे बात करेगा, हम आपको इतना रेंट देंगे, हम यहाँ पे ये एक्टिविटीज करेंगे, हमको यहाँ पे बेस चाहिए। उनके साथ एक डेमोक्रेटिक तरीके से उनके साथ बात करते हैं बायलैटरली, और उसको एक्सेप्ट करके और फिर वहां बेस बनाते हैं। आप पूरी की पूरी रिजीम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो यार, मतलब पूरी की पूरी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। 100 साल का एग्रीमेंट, 100 साल के लिए हमारा हो गया अब ये रीजन। तो आप ये जो तरीका है, अमेरिका को इससे प्रॉब्लम है, एंड सबको पता है कि चाइना ये चीजें क्यों कर रहा है। चाइना पिछले 40 साल से ग्रो कर रहा है, क्या किसी ने रोका उसको?
चाइना की ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ किसका था? अमेरिका का। ठीक है, चाइना की ग्रोथ से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है जब आप उस ग्रोथ को यूज करते हो जियो स्ट्रेटेजिक चीजों के लिए, दूसरों को लेट डाउन करने के लिए, कंपटीशन को किल करने के लिए, ठीक है, दूसरों को परेशान करने के लिए। अब आप जो सीपेक बना रहे हो, वो सीपेक का जो शॉर्टेस्ट रूट था, आपने उसको घुमा फिरा करके सिंध होते हुए, पंजाब होते हुए, फिर आप उसको लेके जा रहे हो ऊपर काराकोरम पे। क्यों? बिकॉज आपको लैंड एक्सेस चाहिए इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे। ठीक है, तो ये किसको, मतलब आप ये जो चीजें करते हो ना, इससे प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो जाहिर सी बात, अगर आप इधर रोड बनाओगे तो क्वाड भी कहीं ना कहीं बनाएगा, फिर क्वाड भी चेक बनाएगा कि ठीक है आप आओ इंडियन ओशन में। भाई तुम ग्वादर पोर्ट ही है, तो ग्वादर पोर्ट कहां से होके जाएगा? कोई भी शिप आएगी जो मलाक्का स्ट्रेट से आएगी, ठीक है, वो पर्शियन गल्फ होते हुए ग्वादर जाएगी। ठीक है, तो भाई मतलब इंडियन ओशन में और जो अरेबियन सी है, यहाँ पे सबसे बड़ी नेवल स्ट्रेंथ किसकी है? इंडिया की है। अगर हम पाकिस्तान की सप्लाई रोक सकते हैं, उसको चोक कर सकते हैं, तो हम चाइना की भी कर सकते हैं। तो ये क्वाड के साथ ये है कि क्वाड के साथ इंडिया को जो बूस्ट मिला है वो ये है कि आप देखिए कि जो 4 कंट्रियां आई हैं, दे ऑल आर डेमोक्रेसीज। पहली चीज तो एक, आपके पास ग्लोबल सैंक्शन है कि हाँ आप कर सकते हो, बिकॉज यू ऑल 4 आर डेमोक्रेसी। चाइना जो है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, एंड पाकिस्तान इज अ बास्केट केस। तो इन दोनों के खिलाफ अगर 4 डेमोक्रेसीज मिलकर लड़ती भी हैं, तो नोबडी इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट इट। और पूरा जो अरब स्टेट्स है, दे ऑल सपोर्ट, इंक्लूडिंग कतर। भाई यूएस नेवी का तो बेस ही दोहा में है। ठीक है, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा उनका जो नेवल बेस है वो तो कतर में है। सो हम क्वाड जो है, क्वाड मैं मानता हूँ कि इट इज अ हिस्टोरिक मूव। और फाइनली आई एम थैंकफुल कि यार इंडिया ने कोई साइड तो चूज की कि हाँ चलो, ये जो हमको एक बीमारी थी ना कि हम न्यूट्रल, या न्यूट्रल क्या होता है कि मतलब न्यूट्रल इज लाइक नोटा। आप घर से निकल रहे हो, तैयार हो रहे हो, धूप में जाके खड़े हो रहे हो लाइन में लग करके 1-2 घंटे, और वहां जाके तुम नोटा दबा के आ जा रहे हो। व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? नथिंग। व्हाट यू गोना गेट आउट ऑफ इट? नथिंग। सो ये नोटा वाली पॉलिसी थी। हाँ, एक डिसाइसिव स्टैंड लेना आवश्यक होता है। चलिए, भारत उसको ले रहा है फाइनली। वो पिछले 50-60 साल की जो एक क्या बोला जाए, अब हर चीज को नेहरू पे ब्लेम करना ठीक नहीं होता है। सोशलिस्ट हैंगओवर था इंडिया का, और क्या था? सोशलिस्ट हैंगओवर भी नहीं था, ये कुछ कंफ्यूजन था, ये डीप कंफ्यूजन था। ये आप गांधी की बातों में भी देखते हैं, गांधी तो समाजवादी नहीं थे। तो ये एक सोसाइटी का, कल्चर का, सिविलाइजेशन का कोई ट्रॉमा था कि आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप कुछ कर सकते हैं दुनिया में। तो होपफुली वो चीज बदलेगा। लेकिन वैभव, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, और इन मुद्दों पे चर्चा होती है लेकिन इंग्लिश मीडियम में होती है। हिंदी दर्शकों के लिए इस तरह की बातें, इस तरह का कंटेंट कम होता है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द चैनल टू सपोर्ट इफ यू वांट। होपिंग टू सी यू सून। थैंक यू। जो डिफेंसिव ऑफेंस देखने वाले हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि वो भी सब्सक्राइब करें।